पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है और नए मौशी चैलेंजेस इस वक्त को दरपेश हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब इस वक्त बड़े मुतारिक नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ मीटिंग्स भी वो कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन का फार्मूला भी वो लेकर आए हैं। IMF के साथ भी बेहतर तरीके से इंगेजमेंट्स हो गई हैं और अब IMF के दूसरे प्रोग्राम में भी एक बड़े प्रोग्राम में ये जो 9 माह का एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम था, जिसकी अगली केस पाकिस्तान को अप्रैल में $1.1 अरब की सूरत में मिलनी है। उसके बाद असल जो प्रोग्राम है IMF का, उसमें पाकिस्तान को जाना है। तो उससे पहले पाकिस्तान को कौन कौन से इक़दाम उठाने पड़ेंगे, किन किन इस्लाहात की ज़रूरत पड़ेगी, जो टैक्स का पाकिस्तान का निज़ाम है उसमें कितनी दुरुस्तगी की ज़रूरत है, और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के पाकिस्तान की इकॉनमी को एक दुरुस्त ट्रैक पर डालने में की तरफ ले जाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कितने चैलेंजेस इनको भी आने वाले दिनों में मजीद फेस करने पड़ेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करें। साहब के ट्रेड चेयरमैन के ट्रेड के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली फरीद ख्वाजा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इस वक्त जो औरंगज़ेब साहब के सामने जो बड़े चैलेंजेस हैं, IMF से एक इनिशियल ये डील तो हो गई जो कि 3rd इंस्टॉलमेंट की थी, अनकरीब वो अमाउंट भी पाकिस्तान को मिल जाएगा। इसके बाद अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए आप वो कौन कौन से ऐसे इक़दामात देख रहे हैं जो कि औरंगज़ेब साहब को अभी उठाने हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है और दीगर मामलात जो कि उनके लिए मुस्तकबिल में मुश्किल हो सकते हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मोहम्मद औरंगज़ेब ने टेक ओवर किया था एज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला था कि उनके 2 मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि एक तो पहले पिछला IMF का प्रोग्राम की आखिरी ट्रांच ले ले, जो उन्होंने ले ली, और दूसरा ये कि IMF के अगले प्रोग्राम से भी हमें एंटर हो जाए और एक लॉन्गर टर्म IMF प्रोग्राम में जा सके। तो सबसे बड़ा जो इकोनॉमी का चैलेंज जो फेस कर रहे हैं वो वही है कि हमने अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट करनी है और हमारा जो डेट है वो ड्यू है, तो उसके लिए पेमेंट के लिए हमें IMF का प्रोग्राम चाहिए। तो कल उन्होंने अनाउंस किया कि अप्रैल में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और बाय जून ही इज एक्सपेक्टिंग कि हम IMF का अगला प्रोग्राम भी ले लेंगे। उस प्रोग्राम को मीट करने के लिए जो शराइत है उसके लिए उन्होंने टैक्स भी बढ़ाना होगा, उनको SOE की प्राइवेटाइजेशन में भी काम करना होगा, सर्कुलर डेट का इशू सॉल्व करना होगा। तो ये 3 चैलेंजेस उनको सॉल्व करने होंगे IMF के प्रोग्राम को अनलॉक करने के लिए। और उसके साथ साथ जो बड़ा मसला है हमारा महंगाई का, उससे डील करना होगा। साथ साथ हमारे इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आना पड़ेगा। जब तक इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आते, जब तक इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आएगी। सही। और इफ़ साहब, ये ज़ाहिर सर्कुलर डेट को काबू करने के लिए मुस्तकिल हम एनर्जी टैरिफ को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये रुक नहीं रहा किसी भी जगह पर जाकर। तो अगर हम रीजन के दूसरे ममालिक से या दुनिया के दीगर ममालिक से कंपेयर करें तो गैस की जो इस वक्त पाकिस्तान में कीमत है, क्या दीगर ममालिक के मुकाबले में कम है, कॉम्पिटिटिव है या ज़्यादा है? थोड़ी सी ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी, आपने सही बोला कि ये कैश 22 है कि हम जब रेट्स बढ़ाते हैं एनर्जी के, गैस के, पेट्रोल के, तो उसकी वजह से थेफ्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सर्कुलर डेट का मसला और बड़ा हो जाता है। तो इट्स अ सर्कुलर, इसीलिए इसको सर्कुलर डेट कहते हैं कि सर्कुलर प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन जो आसान सोल्यूशन था वो वही है कि अगर हम ईरान से जो गैस पाइपलाइन की बातचीत थी कि हम ईरान से सस्ते कीमत पे गैस ले लें, तो उससे वो हमारे प्रॉब्लम बड़ी जल्दी सॉल्व हो सकते थे। मगर कल यही खबर आई है कि US ने उस पर अप्रूवल नहीं दी और अपने खदशात का ही जाहिर किया है कि उन्होंने यही कहा है कि अगर आप ईरान से गैस लेते हैं तो आपको सैंक्शन लग सकती है। तो दैट्स अ प्रॉब्लम व्हिच वी हैव। उसके अलावा जो लॉन्गर टर्म सोल्यूशन है वो यही है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में जो लॉसेज है उसको इम्प्रूव करें। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, थेफ्ट को कम करें और चीपर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं, हाइडल पावर की तरफ जाएं। मगर ऑल ऑफ दो द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, देयर इज नो, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो शॉर्ट टर्म फिक्स फॉर द सर्कुलर डेट एंड एनर्जी प्रॉब्लम। सही। और अली फरीद साहब, इसमें नई डिस्कवरीज कितने इंपॉर्टेंट हैं? हमने पिछले 8 माह में, 9 माह में काफ़ी सारी नई डिस्कवरीज होती देखी, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी डिस्कवरीज थी। कोई ऐसी बड़ी डिस्कवरी क्या एक्सपेक्टेड है? क्या कोई रिसर्च ऐसी चल रही हो कि उससे फिर ये मसले को हल किया जा सके, किसी हद तक पाकिस्तान की गैस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके? आपने सही पॉइंट किया, मैं मिस कर गया था अपने कमेंट में कि नई डिस्कवरी भी एक सोल्यूशन है, मगर वो भी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से मारी पेट्रोलियम की डिस्कवरीज हो रही है। छोटी डिस्कवरीज है मगर रेगुलर डिस्कवरीज है। OGDC की आज एक डिस्कवरी की खबर आई थी, मगर डिस्कवरी करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और पिछले कुछ सालों से इस सर्कुलर डेट की वजह से ही जो हमारी 2 मेजर ऑयल एंड गैस कंपनीज है, उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की इन फाइंडिंग न्यू रिजर्व्स। तो मगर मारी पेट्रोलियम इज वन कंपनी विच हैज बीन डूइंग इट। दिस इज आल्सो लॉन्ग टर्म फिक्स। शॉर्ट टर्म में तो जैकपॉट ही लग सकता है, मगर लॉन्ग टर्म इसमें दिस इज वन ऑफ द
ways of solving the problem. सही। और ज़ाहिर एनर्जी सेक्टर के बाद जो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन, तो हम देखते हैं कि टैक्स भी एक बड़ा इशू है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा। इसको बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? हम पिछली गवर्नमेंट्स में भी रिफॉर्म्स प्रोग्राम की बातें सुन चुके हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान के इस सियासी कल्चर में रहते हुए। तो ये इस बार हम किसी चेंज की तवक्को रखें? ये जो कई हज़ार अरब का एक डिफरेंस आ रहा होता है पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन में, वो इस बार कवर अप होता हुआ आपको नज़र आ रहा है? कुछ इसके लिए मजीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत होगी? जी, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हूँ क्योंकि हमने एक कॉन्वर्सेशन ऑल्दो इस बात पे स्टार्ट की कि फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब को क्या करना पड़ेगा, मगर मुझे लगता है कि जो पूरी टीम है उनके साथ, प्राइम मिनिस्टर, इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, SIFC, दे आर ऑल ऑन वन पेज एंड दे ऑल रिकग्नाइज एंड रियलाइज कि हमने टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान का इंक्रीज करना जरूरी है। देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। तो कल उन्होंने मोहम्मद औरंगजेब ने बोला है कि टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ GDP 15% तक लेके जाना है। इस वक्त 10% है और कई सालों से पाकिस्तान का टैक्स GDP 10% से नहीं बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि 15% पे लेके जाना है। उन्होंने ये भी बोला है कि डिजिटलाइजेशन, FBR को डिजिटलाइज किया जाएगा। तो मगर मेरे ख्याल में जो सबसे पॉजिटिव बात है कि दिस इज नॉट जस्ट हिज एजेंडा, this is the agenda of everybody in the government, whether he's the planning minister, whether he's the investment minister, whether he's the economic affairs minister, or whether it's the SIFC. They're all on one page and they know कि इस tax reforms के अलावा कोई there's no way out. लेकिन अली भाई साहब, ये ज़ाहिर है जिस सेक्टर पर भी टैक्स लगाने जाते हैं, जो टैक्स नेट से आउट होता है, वो फिर वो प्रोटेस्ट करने लगता है। अभी रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की बात हुई, वहाँ से प्रोटेस्ट फ़ौरन से सामने आया। इससे पहले भी माजी में हमने कई सेक्टर ऐसे देखे हैं। तो ये फिर ये इस कल्चर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? यानी एज इंडिविजुअल क्या हर एक शख्स को खुद भी ये सोचना पड़ेगा कि उसको भी टैक्स की सूरत में अपना एक किरदार अदा करना है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की मईशत को स्टेबल करने के लिए? जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है और मेरा जो पिछला जो पॉइंट था वो इसी बात को मैं इंडिकेट करना चाह रहा था कि एक फाइनेंस मिनिस्टर इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकता। हमने देखा है, बार बार देखा है कि जब भी हमने या रिटेल को टैक्स करने की कोशिश की, या एग्रीकल्चर को टैक्स करने की बात की, या रियल एस्टेट को टैक्स करने की बात की, तो लॉबी ग्रुप्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उस पर इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की छुट्टी हो जाती है उस वजह से। मगर इसलिए इस बार मुझे जो इस बार ऑप्टिमिज्म इसी बात पे लगता है कि इस बार all the stakeholders, including most of the political parties, also are on the same. जी, देखिए कि हमें इंडिविजुअल का एहसास करना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी 9 महीने पहले ही ऐसे हालात थे कि हमें लग रहा था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, और अगर मुल्क डिफॉल्ट करता है तो हम सबको एज इंडिविजुअल्स, एज कॉर्पोरेट ओनर्स, एज बिजनेस ओनर्स, हम सबको इतनी बड़ी हिट लगती है कि हम उससे बेहतर है कि हम टैक्स दे दें और मुल्क को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाए, जिसमें हम सबको फायदा है। और वफाक की जानिब से गंदम की इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और इसकी वजह सामने आई कि 32 लाख टन गंदम इंपोर्ट की गई थी और पाकिस्तान में जो ज़रूरत थी वो 24 लाख टन की थी। इस पर इस वक्त खासी तशवीश भी है वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब साहब को, और उन्होंने अपनी तशवीश का भी इजहार किया कि आखिर ये सरप्लस 8 लाख टन गंदम को क्यों इंपोर्ट किया गया। पंजाब हुकूमत इस पर बड़ा पुरजोर एहतजाज कर रही है, लेकिन किसानों का इस पर क्या मौक़िफ़ है, इस पूरी सूरत हाल पर वो क्या राय रखते हैं? इंपोर्टेड गंदम आने से जो लोकल गवर्नमेंट है, जो यहाँ की पैदावार है, उस पर क्या असर पड़ सकता है? इस पर गुफ्तगू करेंगे। उमैर मसूद साहब सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो पाबंदी इस वक्त आयद की है वफाकी हुकूमत ने, इस पर पंजाब हुकूमत तो इस वक्त एहतजाज कर रही है। किसानों का इस पूरी सूरत हाल पर, इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है? देखें, किसानों का इस पे मौक़िफ़ ये है कि ये इंतहाई ज़्यादती है कि आप अपनी प्रोडक्ट छोड़ के बाहर से खरीदें, डॉलर्स भी दें और बाहर से खरीदें। अगर ये पंजाब हुकूमत को एहसास नहीं, मरियम नवाज साहबा को खास तौर पे एहसास नहीं है, पहले इन्होंने गंदम का रेट कम कर दिया, 3900 रुपए कर दिया, और अब ये चाहते हैं कि इंपोर्ट करें। ये मुल्क दुश्मनी होगी मरियम नवाज साहबा की और पंजाब हुकूमत की। अगर ये ऐसा कोई भी इकदाम करते हैं, किसानों के साथ ज्यादती करते हैं, तो ये नून लीग अपने ताबूत में खुद कील ठोकेगी। साहब, ये जो पाकिस्तान की ज़रूरत है, अगर उसके मुताबिक मुल्क में गंदम की पैदावार नहीं होगी, शॉर्टफॉल होगा, तो बाहर से तो फिर मंगवाना पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ शॉर्टफॉल होता रहे और उसकी वजह से प्राइसेस भी हाई हो जाएं और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। सर देखें, हम गंदम जो है पाकिस्तान के पास वाफर है। पंजाब हुकूमत ने इस दफा रिपोर्ट दी है कि पंजाब में गंदम कम हो रही है इस दफा।
मौसमी सूरत हाल की वजह से कतन कोई ऐसा मौसम गलत नहीं है, ना मौसम का कोई इशू है, ना कोई जायद बारिशें हुई हैं, ना कोई ज्यादा गर्मी पड़ी है। ये सरासर झूठ का पलंदा है। 8 लाख टन आपने एक्स्ट्रा इंपोर्ट की है और वो एक्स्ट्रा सरप्लस जो गंदम है आपने डॉलर दे के इंपोर्ट की है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये इन्होंने जानबूझ के पाकिस्तानी कौम का पैसा जो है बाहर जो डॉलरों की शक्ल में दे रहे हैं। ये किसी भी गवर्नमेंट कोई घर से नहीं देती, अवाम का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। आप पब्लिक के पैसे को इस तरह बेदर्दी से बाहर से प्रोडक्ट खरीदने में सर्फ करेंगे तो ये अवाम के साथ ज्यादती होगी। कर्जा पाकिस्तानी अवाम ने तो नहीं लिया, कर्जा सियासी लोगों ने लिया है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की ज्यादतियां अवाम के साथ और इस मुल्क के किसान के साथ ना करें। हम यहाँ से अपनी जमीन उठा के किसी और मुल्क में नहीं ले जा सकते। हम खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी हमने करते रहना है, ये हमारा पेशा है। हम अपनी जमीनों को कहीं नहीं ले जा सकते। इसलिए ये जो सियासतदान है ये किसानों के साथ भी, इस मुल्क के साथ भी सही। तो हमें बताइएगा कि ये इंपोर्टेड गंदम आने के बाद लोकल गंदम की जो कीमत है उस पर क्या असर पड़ता है? जब ज़ाहिर गंदम सरप्लस हो जाती है तो फिर मजबूरन आप लोगों को कीमत कम करनी पड़ती है, आपके काम पर भी इसका असर पड़ता है। सूरत हाल होती क्या है उसके बाद? सर देखिए जिस तरह मकई की फसल थी, आपने उस पर आपको याद होगा आपने प्रोग्राम भी किया था कि मकई की फसल का रेट जब अच्छा हुआ, कुछ किसान खुशहाल हुआ, तो इन्होंने साथ ही जीएमओ सोयाबीन को इंपोर्ट कर लिया निगरान हुकूमत ने, और उसकी वजह से मकई का रेट पूरे मुल्क में गिर गया और फसल जो थी बिल्कुल तबाह होकर रह गई। इसी तरह अगर ये गंदम इंपोर्ट कर लेंगे, सरप्लस गंदम इंपोर्ट करेंगे, पाकि हम गंदम में खुद कफील हैं। हमारी गंदम अफगानिस्तान जब जाती है, जब बाहर रेट जब वहां पे ज्यादा होता है तो वहां पे चली जाती है, तो फिर हमारे पास कमी आती है। आज यूरिया की कमी है तो यूरिया सरप्लस है हमारे पास, और वो जब स्मगल हो जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है, तो फिर उसकी कमी आती है। इसी तरह गंदम भी हम खुद कफील हैं। गंदम में जो हुकूमत हमें पॉलिसी देती है हम उस पॉलिसी के मुताबिक काम करते हैं। 2017 में गवर्नमेंट ने कहा कि आप गंदम काश्त न करें, ऑयल सीड्स करें, गंदम सरप्लस है। हमने ऑयल सीड्स की तरफ मूव कर गए। फिर उसके बाद 2019 में गवर्नमेंट ने कहा कि जी गंदम काश्त करें किसान, गंदम की कमी आ रही मुल्क में, तो फिर हमने गंदम की तरफ आ गए। लेकिन ये हुकूमतें अगर इसी तरह किसान से खेलेंगी तो फिर किसान जो है वो गंदम काल काश्त करनी छोड़ देगा। फिर आपके पास डॉलर नहीं होंगे तो आप कहां से फिर लाएंगे? आज तो आप अगर सस्ती समझ के ले आएंगे और आपने अभी सरप्लस इंपोर्ट भी कर लिया है तो और साहब ज़ाहिर है आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर, लेकिन अभी वज़ीर ख़ज़ाना ने वीट बोर्ड इजलास बाकी मुल्कों का कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं जब तक सारी दुनिया इसको सब्सिडाइज एग्रीकल्चर सेक्टर को करती है। आप 40 अरब का आटा बेचते हैं, अगर आप 40 अरब की किसानों को खाद दे दे तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आपको 100 अरब से ज्यादा का इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन जरूरी है और दिखावा जरूरी है, इसलिए वो 40 अरब नजर आता है। लेकिन अगर आप उस 40 अरब को खर्च के 120 अरब बनाएंगे तो फिर फायदा होगा। और अगर आप किसानों पे खर्च करेंगे तो वो आपको उसका रिजल्ट देंगे। आप कहीं और लगाएंगे तो उसका रिजल्ट नहीं। सवाल कि अब ये जो इस वक्त कॉटन सेक्टर है उसमें भी बड़ी तशवीश है, कपास के काश्तकार भी परेशान है, उसकी भी कम से कम पैदावार हो रही है, तो ये इसकी क्या वजूहात हैं? ये शोबा इस वक्त क्यों ज़ुबूहाली का शिकार है? सर बेसिकली बदकिस्मती हमारी है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कॉटन क्रॉप जो है वो कैश क्रॉप थी, दुनिया में हमारा एक नाम था टेक्सटाइल का। आज आप किसी मुल्क से कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उस पे मेड इन बांग्लादेश लिखा होता है। लेकिन अफसोस की बात है ये मुकाम कभी हमारे पास था। हमने ना तो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे बड़े मुजरिम है जो कि अरबों रुपए तनख्वाह लेते इस मुल्क का पैसा जाया कर रहे हैं, कोई रिसर्च नहीं, उन्होंने कोई सीड आज तक नहीं दिया। मैं कहता हूं कि अरबाब साहब आप किसी प्रोग्राम में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को लेके आए इधर और उनसे पब्लिक के सामने, अवाम के सामने पूछे कि आपने इस मुल्क को क्या दिया है, आपने कितना सीड दिया है। और इसी तरह ना तो अब कॉटन में कोई आगे कोई हमें नजर आ रहा फ्यूचर, और क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बंद होती जा रही है, यार ना हम इंपोर्ट करते हैं
बाकी चीजें हमने इम्पोर्ट शुरू कर दी हैं, लेकिन इसका जो है कॉटन क्रॉप जो इंडिया में क्या होता है कि हर एरिया डिवाइड किया हुआ है कि ये वीट का एरिया है, ये कॉटन का एरिया है, ये राइस का एरिया है, ये शुगर केन का एरिया है। हमारे यहाँ तो शुगर केन के कॉटन के एरिया में शुगर केन की फैक्ट्री लगा दी जाती है। इसी तरह कॉटन के एरिया में सब्सिडी जो राइस को दे दी जाती है। जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे राइस का या शुगर केन का कोई काम नहीं है। सही। जबकि जो पानी वाली क्रॉप्स है उनको खुश्क इलाकों में लगाया जाता है, खुश्क क्रॉप को पानी वाले इलाकों में लगाया जाता है। हमारे यहाँ सिस्टम सारा उल्टा चल रहा है, क्योंकि कोई बंदा ना तो अपनी जिम्मेदारी अदा करना चाह रहा है ना काम करना चाह रहा है। अगर हम ये नहीं करेंगे, ये चीजें बेहतर नहीं करेंगे तो फिर हमें इसी तरह रुसवाई होगी, हम जलील भी होंगे, कर्जे भी बढ़ेंगे और हम दुनिया में ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर मसूद साहब, किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे और चंद अच्छी खबरें भी इस पूरी सूरत हाल में सामने आ रही हैं। गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने के साथ सोलर पैनल की जो सेल है उसमें भी, चूंकि बिजली बहुत महंगी हो चुकी है तो उसके सेल में भी इजाफा हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसकी कीमत अब कम होने लगी है, बल्कि हो चुकी है और बड़ी कमी कीमतों में सामने आई है। 7 kV का जो सोलर पैनल है उसकी कीमत में 1 लाख रुपए की कमी हुई है, जबकि 12 kV और 15 kV के जो सोलर पैनल्स हैं उन पूरे सिस्टम्स में 2-2 लाख रुपए की कमी सामने आई है। पाकिस्तान में आमतौर पर यह बड़ा कम होता है कि किसी प्रोडक्ट की कीमत को नीचे लाया जा सके, कम हो सके। अब इसकी क्या वजूहात हैं और मुस्तकबिल में ये कितनी ज़्यादा कम हो सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शाफ महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये सबसे पहले तो ये बताइएगा इस कमी की वजूहात हैं क्या, चूँकि आमतौर पर हम पाकिस्तान में तो कीमतों को रिवर्स होते या कम होते नहीं देखते। जी, इसमें कीमतें कम इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो सोलर पैनल्स हैं ये इम्पोर्टेड आइटम्स हैं और आपने देखा है कि जी कुछ दिनों से जो है वो डॉलर भी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है रुपये के अगेंस्ट, तो उसकी वजह से जो है वो इंटरनेशनली प्राइस जो है सोलर पैनल्स की पाकिस्तान में गिरी है। सेकेंडली जो बैक एंड मैन्युफैक्चरर्स हैं 80% जो है वो ग्लोबल प्रोडक्शन चाइना में आती है, तो वो चाइना के अंदर जो है वो प्राइसेस जो है वो सोलर पैनल्स के काफ़ी गिरे हैं। उसकी वजह ये है कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो है वो डिमांड पिछले साल जो काफ़ी स्लो डाउन हो गई है और काफ़ी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के स्टॉक पाइल्स जो है वो क्रिएट हुए हैं और उसकी वजह से जो वो चाइनीज़ सप्लायर्स ने प्राइसेस जो है वो काफ़ी गिरा दी हैं और इस रिडक्शन इन प्राइसेस का बेनिफिट सब ज़ाहिर है पिछले 2 साल में एनर्जी टैरिफ्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, बिजली बहुत महंगी हुई है, तो सोलर पैनल के इस्तेमाल का रुझान कितना बढ़ा है, यानी पिछले 2 साल में कितने फीसद लोग इस जानिब आए? देखिए, अगर मैं 2 साल पहले के स्टेटिस्टिक्स देखता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 गीगावाट जो है वो सोलर पैनल्स जो है वो इम्पोर्ट हुए थे। अच्छा। अगर मैं पिछले साल की फिगर्स देखूं तो 4 गीगावाट्स पे आ गए, तो दैट्स ऑलमोस्ट मोर देन समझ लीजिए 60% इंक्रीज। तो इस साल जो है वो नज़र आ रहा है कि ये फिगर और चढ़ सकता है। उसकी वजह यह है कि एक तो प्राइसेस गिर गई हैं और सेकंड यानी कि इक्विपमेंट की, और सेकेंडली जो है वो अगर बिजली की प्राइसेस बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ द IMF कंडीशनैलिटीज़ तो काफ़ी जो है वो डिमांड और भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने की तरफ आ रहे हैं, चूँकि बिजली के बिल से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो ज़रा ये एक टेक्निकल पॉइंट पर रोशनी डालिएगा कि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने पूरा सिस्टम पैनल खरीद लिया, लगा लिया और उसके बाद आपका बिजली के बिल से मुस्तकिल पीछा छूट जाएगा? जी बिल्कुल, सोलर सिस्टम्स की जो लाइफ होती है वो जनरली 25 ईयर्स होती है। अच्छा। उसके अंदर सोलर पैनल्स होती हैं, कुछ तारे होती हैं, एक इन्वर्टर होता है और इन्वर्टर जो है वो एक ऐसी चीज होती है कि जी मैल फंक्शन कर सकती है। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 10% ऑफ द सिस्टम कॉस्ट। तो अगर आप वो भी फैक्टर इन कर दें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो आइटम्स की बहुत कम होती है, तो इफेक्टिवली वन टाइम कॉस्ट ही है। तो शायद पिछले 2 साल में जिस तरह से बहुत ज़्यादा इसकी सेल में इजाफा हुआ है, तो ये अगले 2 साल में आप इसको कहाँ जाता देख रहे हैं, यानी लोगों का रुझान मजीद इस तरफ आएगा, चूँकि ज़ाहिर है कीमत तो बिजली की और बढ़नी है मुस्तकबिल में भी? जी बिल्कुल, डिमांड बढ़ेगी। इंटरनेशनली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस 2028 तक जो है वो कांस्टेंट रहेंगी एट द लेवल्स जो फोरकास्ट आए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। पाकिस्तान के अंदर अगर ये लो प्राइसेस रहती हैं और जैसे मैंने जिक्र किया कि जी बिजली महंगी होती जा रही है, अगर आप कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें तो कंपेटिटिवनेस अगर इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में अचीव करनी है दे नीड चीप इनपुट ऑफ पावर, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर ये सोलर नहीं लगाते। तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है और डोमेस्टिक यूजर्स जो है वो महंगे बिजली के बिल्स देने से कतरा रहे हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि जी देयर इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिमांड एंड
आई थिंक अगले 2 साल तो 3 साल तक तो बूम नजर आएगा। जब भी कोई डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है, शॉर्टेज भी हो जाती है, प्रोडक्ट्स मार्केट से गायब होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा मामला नहीं होगा, क्योंकि आप बता चुके हैं कि 2028 तक प्राइस तो नहीं बढ़ने वाली इसकी। देखें, ये जो प्राइसेस है ना, ये डिक्टेट हो रही है थ्रू इंटरनेशनल सप्लायर्स। लोकल मार्केट से ये डिक्टेट नहीं हो रही। ठीक, लोकल मार्केट से ये तब डिक्टेट होती है अगर इधर इंपोर्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन अगेन IMF की कंडीशनलिटी ये है कि जी इंपोर्ट्स खोले जाएं। तो इवन दो कुछ सेक्टर्स के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन सोलर के अंदर जो है वो काफ़ी इंपोर्ट्स हो रही है। पहले इंपोर्टर्स हैं तो सप्लाई यहाँ पे रेडली आती रहती है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस से लिंक्ड हैं एज अपोज टू डोमेस्टिकली। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये प्राइसेस जो है वो रीजनेबल रहनी चाहिए, अनलेस हमारे यहाँ जो है वो डॉलर एस्केलेट कर जाए, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट अदरवाइज ये रीजनेबल रहनी चाहिए और इससे डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। हम इंपोर्टेड सोलर पैनल्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोकल लेवल पर इस टेक्नोलॉजी को लेकर कोई काम हो रहा है, कोई रिसर्च हो रही है, गवर्नमेंट की जानिब कोई तवज्जो है, फोकस है गवर्नमेंट का कि पाकिस्तान अपने सोलर पैनल्स बनाए? मुझे ये पता है कि जी गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिवाइजेशन करना चाह रहा है। क्या कहते हैं कि सोलर पैनल्स के मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो कोई टैक्स हॉलिडेज और टैक्स ब्रेक्स देखने के मूड में है। तो इसके ऊपर मुझे पता है कि ये फीजिबिलिटी स्टेज पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि इम्प्लीमेंट हो जाए। मौजूद थे और कह रहे थे कि गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। 2028 तक सोलर पैनल की कीमत नहीं बढ़ने वाली और अब बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान इस जानिब आता जा रहा है। FBR की जानिब सब ताजिरों को भी टैक्स नेट में लाने का एक हतमी और उसूली फैसला कर लिया गया है। 15 जुलाई से पहली टैक्स वसूली की जाएगी। अगले माह से रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू किया जा रहा है और यह तय किया गया है कि कम से कम 1200 रुपये हर दुकानदार को टैक्स की मद में अदा करने ही होंगे। अब यह सिलसिला आगे बढ़कर कहां तक जा सकता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इस वक्त ये फैसला कितना जरूरी था? जब पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में जा रहा है तो टैक्स नेट को बढ़ाना इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को आने वाले दिनों में इससे मजीद क्या फायदा होगा? जबकि ताजिरों का एहतजाज और उनके लिए अनएक्सेप्टेबिलिटी जो इस फैसले की है वो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है। इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ीशान मर्चेंट साहब टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये FBR का फैसला आप किस नजर से देख रहे हैं? ताजिरों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला तो किया गया है, पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी को इससे कितना फर्क पड़ने जा रहा है? जो टैक्स कलेक्शन है वो कितनी बढ़ सकती है इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये ताजिरों को टैक्स नेट में लाने का फैसला ये तो आज से नहीं, ये तो डे 1 से होना चाहिए था। खैर, अब कर लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ताजिर कम्युनिटी ने इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो ये स्कीम लेके आए हैं जिसको ताजिर दोस्त स्कीम कहा जा रहा है, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में बताया कि अगर किसी की टैक्सेबल इनकम नहीं होगी तो उसे सालाना जो है 1200 रुपए टैक्स देना होगा, यानी महीने का 100 रुपए टैक्स देना होगा। ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी की भी कोई टैक्सेबल इनकम ना हो, क्योंकि हर ताजिर जो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो रिटेलर है चाहे वो होलसेलर है, तो वो नफे के लिए काम करता है, नुकसान के लिए कोई काम नहीं करता, और टैक्स ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये 1200 रुपए तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा एक उन्होंने फिगर डाला है जिसका कोई सेंस नजर नहीं आता। अब क्वेश्चन ये है कि ये स्कीम का इतलाक होगा कैसे? इसमें जो है बहुत सारी चीजें इन्होंने रखी हैं कि आपकी एक इंडिकेटिव इनकम को कंप्यूट किया जाएगा। अब वो इंडिकेटिव इनकम क्या होगी? एक यानी जिसको कहते हैं ना एस्टिमेटेड इनकम बनाई जाएगी, और वो एस्टिमेटेड इनकम इस तरीके से होगी कि आपकी जो दुकान का साइज है, फॉर इंस्टेंस आपके पास 100 स्क्वायर फीट की दुकान है, तो उस 100 स्क्वायर फीट की दुकान पे FBR हर साल रेट वज़ा करता है कि FBR वैल्यू क्या होगी। FBR वैल्यू अगर फॉर इंस्टेंस किसी की लेट से 10,000 रुपए स्क्वायर फीट, एक बहुत बड़ा एक जो है ना डेफिसिट है बिटवीन द टैक्स पेयर और जो टैक्स कलेक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो ताजिर कम्युनिटी है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसके दरमियान एक इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है ट्रस्ट का, तो कोई भी वॉलंटियर नहीं करेगा। इस स्कीम में पेनल्टी लगाने की क्लॉजेस मौजूद है। अब अगर अप्रैल से लेकर जून तक लोगों ने रजिस्टर ना कराया तो उस पर पेनल्टी लग सकती है। क्वेश्चन ये है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? क्या ये अफसरान को इसके बारे में ब्रीफिंग दी गई है? क्या ताजिर कम्युनिटी को जिसने रजिस्टर होना है उसको कोई ब्रीफिंग दी गई है? क्या ये स्कीम जो अंग्रेजी में है इसका उर्दू में कोई ट्रांसलेशन किया गया है ताकि ताजिर जो एक आम आदमी जो बहुत आसानी से अंग्रेजी नहीं समझ सकता वो उर्दू में उसको पढ़ सके? ऐसी कोई चीज मुझे अभी तक लोगों ने
और जिशान साहब अगर इनके इम्प्लीमेंटेशन तक बात चली भी जाती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हुकूमत फैसले ले लेती है और फिर उसको नाफिज भी कर देती है उन चीज़ों को, तो ये अगर इम्प्लीमेंटेशन तक बात जाती है तो क्या इसका कोई कनेक्शन डायरेक्टली इन्फ्लेशन के साथ भी हो सकता है? क्योंकि आमतौर पर ये होता है अगर ताजिर बरादरी पर कोई भी ज़रा सा बोझ पड़ता है, 1 रुपया भी अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो वो अपनी हर प्रोडक्ट पर उसी मुनासबत से पैसे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर उन पर इनकम टैक्स लगाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं वो इसको भी कंज्यूमर पर शिफ्ट कर देंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को खुद महंगा कर दिया जाए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे जितने भी नए नए टैक्सेस लगते हैं वो टैक्स को पास ऑन कर दिया जाता है। कोई ये जिम्मेदारी नहीं समझता कि वो इस मुल्क में जब कमा रहा है तो उसे टैक्स देना चाहिए। वो टैक्स को किसी ना किसी तौर पे पास ऑन कर देता है कि एंड यूजर जो हो वो टैक्स वो भरता है, यानी वो इन्फ्लेशन, यानी यकीनन ये आएगा आज से पहले जितनी टैक्स स्कीम्स रही हैं उसमें भी टैक्सेस पास ऑन ही होते रहे, तो ये भी टैक्स पास ऑन होगा और कीमतें कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। अव्वल तो सबसे बड़ा सवाल, बुनियादी सवाल ये, क्या ये टैक्स की स्कीम कामयाब होगी? क्या एफबीआर जो है ये टैक्स कलेक्शन के ऊपर, या इस टैक्स रजिस्ट्रेशन कलेक्शन तो अभी जुलाई की बात है, क्या इस स्कीम में लोगों को रजिस्टर कर सकेगा? ये मैं समझता हूँ यकीनन ये जो अभी हमारे मुआहदे कुछ हो रहे हैं, एक्सटर्नल मुआहदे जो हो रहे हैं जिसमें IMF के साथ मुआहदा हमारा भी होने लगा है, उसकी यकीनन ये रिक्वायरमेंट है कि टैक्स बेस को बढ़ा जाए। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो रीजन, जो पाकिस्तान जिस खत्ते में है, रीजनल सबसे हाईएस्ट इनकम टैक्स रेट है। क्वेश्चन ये कि क्या आप जितना टैक्स रेट बढ़ा दीजिएगा, आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे चोरी बढ़ती जाएगी। हम हमेशा से ये एफबीआर के साथ हमारा मुकालमा रहा है कि आप टैक्स रेट को जितना कम करेंगे, टैक्स के कानून को जितना आसान करेंगे, उतना ही लोग वॉलंटियर करेंगे सिस्टम में आने के लिए। जितना आप इस टाइप की स्कीम्स लेके आएंगे, फायदा हमारे जैसे कंसल्टेंट्स को होगा, एफबीआर को कोई फायदा नहीं होगा, पैसे हम जैसे लोग कमा जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की बात करते हैं जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि तकरीबन 4 से 5 हजार अरब की पिल्फरेजेस हैं, उसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए कि वो क्यों हम पिल्फरेजेस हो रही हैं, उसको कनेक्ट करना चाहिए। आप जितना रेट बढ़ाएंगे, जितने नए टैक्सेस लगाएंगे, जितने मुश्किल टैक्सेस लगाएंगे, इसका हल नहीं है। और ये हल आप देखेंगे कि ये स्कीम भी दुमाजी की स्कीम्स की तरह मुझे लगता है कि फेल हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।